हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको जस्ट याद दिला दूं कि हमने डिस्कस किया था कि सल्तनत जो थे, ठीक है ना, जो अलग अलग सुल्तान जो थे बने थे हमारे दिल्ली में, हमारे इंडिया में आके राज किए थे, तो उनका कैसे एंड हुआ था। फिर हमने देखा विजयनगर किंगडम के बारे में, बहामनी किंगडम के बारे में, किस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें देखी और किस प्रकार सुल्तानेट का एंड हुआ। ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस किया। और आज से हमें पढ़ना है दोस्तों कि मुगल जो थे, आपको पता है मुगल्स जो ज्यादा टाइम तक राज किए थे हमारे इंडिया के ऊपर, तो मुगल्स जो थे इनका राज कैसे आया, यानी सबसे पहले कौन आया मुगल्स के, तो उनके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ्स, इसका हमने कंप्लीट सिलेबस अपलोड करके रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने, तो जरूर जाइए प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर है हमारा इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज के पहले ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। जब वो आए शिवाजी महाराज 16th सेंचुरी में, तो उनके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो यहां पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मुगल पावर के बारे में पढ़ने वाले। तो हेडिंग में डाल देता हूं, यहां पे क्या नाम बोला मैंने, मुगल पावर। ठीक है, मुगल पावर। अब ये मुगल पावर क्या है। अब नॉर्मली आपको एक चीज मैंने बताया था, आपको अगर याद होगा इसके प्रीवियस लेक्चर, और एक और चीज मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो लेक्चर्स देखते हो उसको कंटिन्यूअसली देखा करो। जैसे कि हम हर दिन आपके लिए एक लेक्चर बनाते हैं, ठीक है, पूरी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए कि डेली कंसिस्टेंटली आपके लिए वीडियो बनाए। तो आपका ये काम है कि आप अगर आज एक लेक्चर देख रहे हो तो जरूर से आज के आज ही सेकंड लेक्चर देख दो, या फिर अगले दिन देख लो। अगर ज्यादा गैप करोगे, यानी कि आज एक लेक्चर देख रहे हो और सेकंड लेक्चर 2 दिन बाद देख रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कंटिन्यूअसली देखा करो, ठीक है ना। अगर अवेलेबल है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यूअस देने की, लेकिन अगर अवेलेबल है तो उसको लगातार देखो ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। और साथ में आपका टेक्स्ट बुक भी रखा करो सामने, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो मुगल पावर की अगर मैं बात करूं, तो मुगल पावर जो एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि सबसे पहले जो आया वो आया 1526 ईयर में, ठीक है, 1526 के दौरान मुगल पावर जो है वो आया। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली में जो पहले किसका राज हुआ करता था, सुल्तानेट हुआ करता था। बताया था ना मैंने सुल्तानेट। और उसके आखिरी राजा कौन थे, मैंने बताया था आखिरी गद्दी पे कौन बैठा था सुल्तानेट में, इब्राहिम लोडी। ये भी मैंने बताया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। इब्राहिम लोडी जो थे वो आखिरी सुल्तान थे दिल्ली के, सुल्तानेट जब चल रहा था वो टाइम पे। और ये समय के आसपास जैसे इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हो गया, सल्तनत खत्म हो गया और फिर कौन आ गए, मुगल्स लोग आए। तो कैसे आए थे, तो मैंने आपको एक स्टोरी बताया था। तो सबसे पहले जो मुगल आया था दोस्तों, उसका नाम क्या था, बाबर। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो बाबर जो थे वो क्या थे, सबसे पहले मुगल एम्परर थे। अब बेसिकली बाबर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वो मुगल पावर के फाउंडर थे, यानी सबसे पहले जो बोलते हैं ना संस्थापक, यानी मुगल के बारे में अगर मैं बोलूं, जैसे JR ट्यूटोरियल्स आप सोचोगे तो उसका फाउंडर कोने में हो, यानी मैंने शुरुआत किया है। वैसे मुगल पावर का जो फाउंडर था कौन था, बाबर था। ठीक है, एंड बाबर उस समय में जो उज्बेकिस्तान आज के डेट में ना, उस समय में क्या होता था, फरगना करके एक जगह होता था, उज्बेकिस्तान में आता है। आज आपको पता है ना, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के बाद अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उधर उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जो कंट्री आज के डेट में है, वहां पे फरगना हुआ करता था। तो पूरा सेंट्रल एशिया का जो मेन मुखिया बोल सकते हो आप लोग, जो लीडर थे वो कौन थे, वो टाइम पे राजा कौन था, बाबर था। बाद में क्या हुआ कि हमने जब सुल्तानेट के बारे में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोग सुल्तानेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें पंजाब के गवर्नर थे जिनका नाम था दौलत खान। ठीक है ना, आपको याद होगा। तो पंजाब के गवर्नर थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। तो इनका ना ये जो इब्राहिम लोडी जो था ना, जिसका राजा चल रहा था, जो वो टाइम पे सुल्तान हुआ करता था, उसके साथ ना थोड़ा क्रॉस था, यानी कि जमता नहीं था उसके साथ। किसका नहीं जमता था, जो दौलत खान था। कौन दौलत खान है, पंजाब का वो टाइम पे क्या था, दौलत खान लोडी कौन था, पंजाब का गवर्नर था। तो उसका ये जो इब्राहिम लोडी है, इसके साथ जमता नहीं था। ठीक है ना, उसने क्या सोचा कि मैं कैसे ना कैसे इसको यहां से हरा दूं, इसको मैं मरवा दूं कैसे ना कैसे। तो उसने क्या बोला, उस टाइम पे ना इसका ना बाबर के साथ थोड़ा सा ये था। और बाबर बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि बाबर जो था ये बहुत शातिर था। इसको इंडिया के बारे में, इंडिया के वेल्थ के बारे में, यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा यानी धन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो पुराना जो युग बीता है, सतयुग वगैरह, त्रेता युग वगैरह, ये जो बीता है उसमें बहुत राजा महाराजा भगवान लोग आके रह गए हैं, ऐसा हमारा संस्कृति कहता है, करेक्ट है। तो इतने आभूषण, सोने चांदी,
मोती, हीरे जवाहरात, बहुत सारी वेल्थ हमारी कंट्री में पहले से ही प्रेजेंट था। इसके लिए हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था, करेक्ट है, आपको याद होगा। तो बाबर को जब इसके बारे में पता चला कि वाकई में जो भारत देश है, इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, उसमें बहुत वेल्थ मिलेगा, तो उसने बहुत पहले से ही सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेड करूंगा इंडिया को, जाके इंडिया में घुसपैठ करूंगा, अपना हक जमाऊंगा, वहां पे जाके अपनी कॉलोनीज बसाऊंगा, ठीक है ना, ये इसने सोचा था। लेकिन उतने में क्या हुआ कि ये जो दौलत खान लोधी थे पंजाब के गवर्नर, तो वो टाइम पे उसने सोचा कि यार ये कैसे भी करके मुझे इस सुल्तानेट को खत्म करना है, यानी इब्राहिम लोधी को हराना है। तो उसने बाबर को इन्विटेशन भेजा, यानी कि ये दौलत खान लोधी ने बाबर को इन्विटेशन भेजा कि आप हमारे इंडिया में आओ और इस जो सुल्तान इस वक्त का है इब्राहिम लोधी, उसको हरा दो, उसके साथ लड़ाई करो और उसको हरा दो। तो एग्जैक्टली बाबर ने भी वही किया। तो बाबर ने क्या किया यहां पे, तो सबसे पहले जब बाबर आया, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर मैं यार इसको हरा देता हूं तो कहीं ना कहीं जो राज रहेगा वो मेरा ही रहेगा यहां पे, और मेरे पास जो पावर है, जो मिलिट्री बेस है, जो फोर्स है, जो ताकत है, जो सेना है, वो उनके पास बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि एक जब बाबर जब आए इंडिया में, जब बाबर आए, तो बाबर आने के बाद कौन आया, अब माफ कीजिएगा, बाबर जब आए तो वो किस लिए आए थे, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई करने के लिए। तो इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी सन 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है, 21 अप्रैल को, ठीक है ना, अप्रैल को 1526। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूं दोस्तों कि ये 21 अप्रैल को 1526 में किसकी लड़ाई हुई थी, बाबर की और इब्राहिम लोधी की, जिसके लिए बुलाया गया था बाबर को, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी, और वो जगह का नाम बहुत फेमस है, आप लोग ने नाम सुना होगा, पानीपत। डू यू रिमेंबर, हम लोग हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमारा हमेशा याद आता है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, याद होगा। तो जो पहला वॉर लड़ा गया था, यानी जिंदगी में पहली बार फर्स्ट बैटल जब हुआ था पानीपत पे, तो वो किसका हुआ था, आप लोग याद रखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन में भी पूछता है हर बार। देखो मैं इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा भी देता हूं। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में एक लड़ाई लड़ी गई, पहली बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं जिसको, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। किसकी लड़ाई हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी की। और बाबर का इतना सेना था उसके पास, और बाबर ने एक चीज का हथियार, एक स्पेशल हथियार जो लेके आया था वो उज्बेकिस्तान से, वो टाइम पे जो फरगाना था उधर से लेके आया था, जिसको आर्टिलरीज बोलते हैं। आर्टिलरीज यानी तोप, टैंक्स वगैरह, तो आर्टिलरीज। क्योंकि देखो वो टाइम पे क्या होता था कि ये लोग के पास बहुत ज्यादा सेना होती थी, बहुत ज्यादा पावर होता था, क्योंकि इनके पास हैवी हैवी मशीन गन्स होते थे। मशीन गन इन द सेंस अलग क्वालिटी के, अलग कंटेंट के जो गन्स होते थे, हैवी गन्स होते थे, या फिर तोप बोल सकते हो, टैंक बोल सकते हो। तो वो टाइम पे आर्टिलरी की हेल्प से बाबर ने इब्राहिम लोधी को बड़े आराम से जो है उनकी पूरी सेना को आराम से शिकस्त कर दिया, यानी हरा दिया, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इब्राहिम लोधी जो था वो सुल्तानेट में कोई हार गया हो, मारा गया हो, और बाबर ने पूरा कब्जा जमा लिया फिर, ठीक है ना। बाबर जो है वो टाइम पे उसने पूरा कब्जा जमा लिया और पूरा ये हो गया। और इसी युद्ध को ये जो लड़ाई हुई थी, इसी युद्ध को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। जैसे पानीपत का बैटल खत्म हुआ, वो टाइम पे क्या हुआ कि जो राणा संगा थे, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राणा संगा, ये देखो ध्यान से। तो वो टाइम पे कौन थे, राणा संगा थे वो टाइम पे। तो वो जो थे ना मेवाड़ के रहने वाले थे, यानी मेवाड़ के राजा आप बोल सकते हो। वो टाइम पे मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। मेवाड़ इज नथिंग बट इन राजस्थान आई गेस, ठीक है। तो जो मेवाड़ थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी राजपूत थे उन्होंने बोला कि यार बाबर ने सुल्तान को हरा दिया, यानी इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अब ये बाबर जो है हमारे लिए एक नया खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये जो राणा संगा थे मेवाड़ से, उन्होंने क्या किया, जितने भी राजपूत होते थे, राजपूताना होते थे ना वो टाइम पे, तो जितने भी राजपूत थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि हम लोग सबको मिलके इस बाबर के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बाबर बहुत ज्यादा दहशत मचाएगा पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या हुआ कि तो जो रंगा जो थे हमारे राणा संगा जो थे वहां पे, उन्होंने सब राजपूत के साथ लेके एक और लड़ाई लड़ी। और यहां पे क्या हुआ कि जो लड़ाई लड़ी गई ना ये राजपूत और ये बाबर के बीच में, तो वो एक प्लेस पे लड़ी गई जिसको बोलते हैं खानुआ। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। खानुआ में, खानुआ बोल लो, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। तो खानुआ एक ऐसा जगह था जहां पे लड़ाई लड़ी गई। किसकी लड़ाई लड़ी गई दोस्तों, यहां पे लड़ाई लड़ी गई राणा संगा एंड उसके जो कलीग्स थे उनकी, और बाबर की फिर से लड़ाई हुई। और यहां पे फिर से बाबर का जो आर्टिलरी था, यानी कि उनके जो तोप वगैरह थे, उन्होंने बड़ी आसानी से फिर से क्या कर दिया, ये राजपूत को, ये राणा संगा को बड़ी आसानी से क्या कर दिया, हरा दिया। और फिर ये जो राज है उनका 1526 से लेके आराम से 1530 तक चला, यानी कि जो बाबर था वो आराम से अपना राज जो है, राजपाट एकदम अच्छे से चलाया। लेकिन एक समय आता है, हर एक का मरण दिन आता है ये दोस्तों। तो यानी कि 4 साल राज करने के बाद 1530 में, 1530 में जो बाबर था वो मर गया, ठीक है, 1530 में। यानी कि 1526 से वो 4 साल 5 साल आप बोल सकते हैं उसने राज किया, और 1530 में उसकी डेथ हो गई।
ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये था कहानी बाबर के बारे में, ठीक है। लेकिन बाबर का कहानी यहां पे खत्म होता है क्या? मुगल पावर यहां पे खत्म होता है? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो यहां पे जब बाबर खत्म हुआ तो उसके बाद और कोई तो आएगा ना रिप्लेसमेंट। तो आपको पता है बाबर का बेटा कौन? हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गया ये लोग का। ये तो मुगल्स है ना, आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी मुगल्स ने। तो मुगल जो थे ये बहुत ही विशाल, इनका एक तरीके से बोल सकते हो फैमिली था, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे बाबर की डेथ हुई उसके बाद उनकी जो गद्दी थी वो कौन संभालेगा? ऑब्वियसली उनका लड़का संभालेगा, ठीक है। तो बाबर के बाद जो आए वो हुमायूं आए, ठीक है ना। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। ये सब नाम आपको याद रखना है हिस्ट्री में। तो बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया, जो कि लगभग 1530 से 1539 तक उन्होंने संभाला। 1530 से लेके बाबर जैसे खत्म हुए 1530 को, 1530 से लेके 1539 तक जो उन्होंने अपना जो राज्यभार था, जो थ्रोन था, दिल्ली का जो गद्दी था, उन्होंने उसको संभाला, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि एक शेरशाह थे, ठीक है ना। शेरशाह थे, शेरशाह ने ना एक बार ना ये जो हुमायूं थे ना उनको हरा दिया था, ठीक है ना। तो शेरशाह कौन थे यहां पे? शेरशाह ने सूर डायनेस्टी, वो इंडियन थे एक तरीके से बोल सकते हो। तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया? सूर डायनेस्टी जो थे वो डाल दिया, ठीक है ना। सूर शाह, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सूर शाह जो थे उन्होंने अपना सूर डायनेस्टी जो है वो फैला दिया, यानी कि उनका एक अलग से साम्राज्य, ठीक है ना। सूरशाह ने अपना एक अलग से साम्राज्य बना दिया। किसको हरा के? हुमायूं को हरा के। यानी सूरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और अब वो जो दिल्ली की गद्दी थी उसको संभाल लिया खुद। यानी कि अब कौन हट गया? अब हुमायूं, यानी मुगल जो था वो हट गया। अब कौन आ गया? सूरशाह आ गया। अब सूरशाह जो था वो लगभग, सॉरी माफ करना, मैं सूरशाह बोल रहा हूं, दैट इज शेरशाह, ठीक है। माफ करना मुझे दोस्तों, हो जाता है कभी कभी, हम लोग गलती कर देते हैं, माफ करना उसके लिए, ठीक है। तो चलो शेरशाह करेक्ट कर दिया मैंने। तो अब ये जो शेरशाह थे उन्होंने क्या किया? सूर डायनेस्टी जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और गद्दी पे संभाल लिया। लेकिन जैसे ही हुमायूं हो गया, ठीक है, हुमायूं ये जो सीन हो गया, उसके बाद अभी हुमायूं का जो लड़का था कौन था? अकबर, ठीक है। तो अकबर यहां पे आ गए और अकबर ने यहां पे क्या कर दिया? एक लड़ाई लड़ा। क्योंकि देखो अब हुमायूं का लड़का है, हुमायूं, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, तो हुमायूं का जो बच्चा होगा या फिर जो कैपेबल अगर होगा तो वो सोचेगा ना कि यार इसने मेरे पापा को हराया तो मैं भी क्या करूंगा? फाइट करूंगा और मैं अपनी गद्दी को वापस छीनूंगा। तो अकबर यहां पे आ गया। कौन आ गया? अकबर आ गया। और अकबर ने जो शेरशाह था या फिर आप बोल सकते हो जो सूर डायनेस्टी था उसको फिर से हरा के, और एक और चीज है यहां पे कि अकबर और हेमू, ठीक है ना, पानीपत में एक और लड़ाई लड़ी गई। किसके किसके बीच में? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई। किसमें? पानीपत में अगेन। और यही पानीपत के जो युद्ध को बोलते हैं दोस्तों सेकंड बैटल, दूसरा युद्ध। आपको पता है ना, देयर आर 2 to 3 युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो उसमें से दूसरा जो बैटल था पानीपत का वो किसके किसके बीच में लड़ा था? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रहेगा। दूसरी युद्ध किसके बीच में लड़ी हुई थी? अकबर और हेमू, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो हिस्ट्री इट इज बोरिंग, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे डेफिनेटली यही आता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो अकबर यहां पे आ गए। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत में लड़ाई हुई। अकबर फिर से जहां पे स्ट्रांग थे तो अकबर ने हेमू को हरा दिया और फिर से जो गद्दी थी, यानी कि जो मुगल पावर का जो थ्रोन था दिल्ली में, उसको फिर से अपने अंडर में ले लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अकबर का एक सपना था, एक तरीके से एम्बिशन आप बोल सकते हो, बोलते हैं ना मेरा ये सपना है, मेरा एक गोल है। तो उनका, अकबर का एक गोल था कि पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लेना, यानी कि पूरा जो हिंदुस्तान है उसको अपने कब्जे में लेना है और पूरा एक होल कंट्री का अपने अंडर में कंट्रोल लेना है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जैसे ही अकबर गए तो अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस कौन कौन आ रहा है, ठीक है ना। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर आएगा। तो जहांगीर ने लगभग राज किया 1605 से लेके 1628 तक। 1605 से लेके 1628 तक यहां पे किसने राज किया दोस्तों? जहांगीर ने यहां पे राज किया, जहांगीर। और जहांगीर की जो बीवी थी वो टाइम पे, ठीक है ना, तो क्या नाम था उनका? नूरजहां। नूरजहां उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया था, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो एम्परर की जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से संभाल लिया था, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, आपको हेल्प होगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि एक तरीके से कार्यभार संभालना, यानी जो राजगद्दी होती है उसकी कार्यभार जो होती है वो संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बहुत हेल्प किया, ठीक है ना। बाद में जहांगीर के बाद कौन आएगा? तो जहांगीर के बाद कौन आया? उनके बच्चे, दैट इज शाहजहां, ठीक है ना, ठीक है ना। शाहजहां, स्पेलिंग क्या है शाहजहां का? शाहजहां, ठीक है ना। तो शाहजहां, आपको पता है शाहजहां कौन था? बहुत फेमस था क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया था, इसके लिए उनका नाम याद रहता है, ठीक है ना। तो शाहजहां दो थे। तो जहांगीर के बाद गद्दी कौन संभालेगा? शाहजहां संभाला। तो शाहजहां जो था उसका जो कार्यकाल था वो 1628 से लेकर 1658 तक था। 1628, यानी कि जहांगीर ने इतने इतने साल तक संभाला। जैसे 1628 खत्म हुआ तो 1628 से लेकर 1653 तक, ठीक है ना,
सॉरी 28 से लेके 1658। आप देख सकते हो कि ये काफी लंबा कार्यकाल है, यानी कि जहां शाहजहां जो था वो लगभग 30 साल तक उसने गद्दी संभाली है, ठीक है ना, यानी कि बहुत अच्छा संभाला उसने शाहजहां ने, ठीक है। और एज ए राजा संभाला था। उसके बाद नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा, शाहजहां के बाद उसका बेटा बनेगा। तो शाहजहां के बाद कौन आया, सबसे फेमस तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, सबसे फेमस तो नहीं बोलूंगा, सबसे क्रूएल बोलूंगा, सबसे क्रूएल, यानी कि बहुत क्रूएल था वो, मतलब गुस्सा था उसके अंदर, किसी का सुनता नहीं था, ठीक है, तो ऐसा था। तो औरंगजेब आ गया, ठीक है ना। तो ये जो औरंगजेब था वो 1658 से 1707, ठीक है ना, 1658 जैसे ही ये शाहजहां यहां पे खत्म हुए तो 1658 से लेके 1707, ठीक है, 1707 तक यहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से गद्दी संभाला। एंड जैसे ही ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब का डेथ जब हो गया, उसके बाद जो मुगल्स थे इनका दबदबा हमारे इंडिया में क्या हो गया, वीक हो गया, यानी कमजोर हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करूं, क्या हुआ था, बाबर जब आया, बाबर का मैंने स्टोरी सुना दी, तो बाबर के बाद हुमायूं आए 1530 से 1539 उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था, अपना सूर डायनेस्टी बना दिया। लेकिन फिर अकबर जो थे उन्होंने पूरा हिमू को हरा के पानीपत सेकंड युद्ध लड़ के उन्होंने फिर से मुगल पावर को अपने अंडर में ले लिया और कब्जा कर लिया। फिर अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर आया, जहांगीर ने इतना संभाला। जहांगीर के बाद कौन आया, जहांगीर की वाइफ जो थी नूरजहां, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से संभाला था। फिर उसके बाद शाहजहां है, इतना औरंगजेब यहां से यहां तक। फिर जैसे ही औरंगजेब जो थे, और आपको बता दो एक इंफॉर्मेशन के लिए कि जब औरंगजेब थे ना, तो यही दौरान हमारे शिवाजी महाराज भी आए थे, ठीक है ना, और उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था, ठीक है। तो इसकी स्टोरी कभी और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये शिवाजी महाराज के पहले की टाइम चल रही है, ठीक है ना। तो ये टाइम पे हुआ था, और जैसे ये औरंगजेब का डेथ हो गया, उसके बाद जो मुगल्स आए, यानी कि उसमें इतना दम नहीं था, यानी बहुत वीक हो गई थी, और धीरे धीरे ये सब चीज खत्म होते होते क्या हो गया, ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा वीक हो गया। फिर अलग अलग डायनेस्टीज थे, फिर धीरे धीरे करके अंग्रेज आ गए, ठीक है ना, 18th सेंचुरी के आसपास फिर ना इसमें अंग्रेज आ गए थे, जिसमें अलग अलग चीजें होने लगी। तो ये आपको पता है दोस्तों क्या स्टोरी है उसके आगे। तो ये सब चीज हुआ था। तो ये था दोस्तों मुगल पावर के बारे में। और अकबर की अगर मैं बात करूं, क्यों अकबर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अकबर जो था, ये सभी मुगल पावर में से जितने भी राजा मैंने बात किया, जितने भी ये मुगल एम्परर थे, जो राजा थे, इसमें से सबसे पावरफुल जो माने जाते हैं आज भी, वो थे अकबर। और अकबर ने थोड़ा बहुत काम ठीक भी किया था, देखा जाए तो बहुत खराब काम भी किया है, ठीक है ना, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक काम भी किया है, ठीक है। तो अकबर एक्चुअली क्या थे, बहुत ही यहां पे पावरफुल थे, उनके पास बहुत ज्यादा हथियार, बहुत ज्यादा सैन्य बल, और जैसे कि आपको पता है वो बीरबल, ठीक है ना, बहुत ही चालाक जो व्यक्ति था, ठीक है ना, उनके नवरत्नों में से एक था, जो कि आपको पता है अकबर और बीरबल की स्टोरी है बहुत सारी, आपने कॉमिक्स में पढ़ी होगी। तो अकबर जो थे, बीरबल जो थे ना, वो अकबर को राय देते थे और कुछ सजेशंस देते थे कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। इसके लिए ये काफी दिमाग वाले हो गए थे, क्योंकि उनके बाजू में एक ऐसा इंसान था जो उनको हर चीज में राय देता है और बहुत अच्छे से यहाँ पे एनकरेज करता है, और साथ में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है। तो ये उसमें होता था, ठीक है। तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा उन्होंने ये किया था, लेकिन अकबर बहुत पावरफुल तो था, अकबर यहां पे क्या था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो यही पावरफुलनेस का वो फायदा उठाना चाहते थे, और पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते थे, पूरा कब्जा करना चाहते थे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि इनको यहां पे बहुत सारे अपोजिशन का सामना करना पड़ा था, जैसे कि हमारे जो इंडियन थे, क्या इंडियन थे, महाराणा प्रताप, ठीक है ना, नाम से यार गूज़बम्स आ जाते हैं, इतने महान व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप हो गए, चांद बीबी थी, फिर उसके बाद रानी दुर्गावती थी। तो ये सब लोगों ने, ये सब जो हमारे स्ट्रगल्स के जो फ्रीडम फाइटर एक टाइम पे बोल सकते हो आप लोग, जो महान हमारे इंसान थे, इन्होंने ये अकबर को बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, अपोज किया, बहुत ज्यादा अपोज किया, ताकि अकबर जो था उसके पसीने छूट जाए। तो ये बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा फेस करना पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हम लोग जाते जाते, ये तो आपको समझ में आ गया कि पूरा मुगल पावर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज बता दिया। अब जाते जाते आपको एक चीज और बताऊंगा, थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में ज्यादा बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इसको रफ करता हूं और थोड़ा सा एक दो टॉपिक ले लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, कि वो क्या करते थे, कौन थे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। काफी सिंपल तरीके से, स्टोरी बेस्ड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेटली आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, चले, ओके। क्या नाम है? महाराणा प्रताप, ठीक है ना, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जो थे ना, ये यार इनके बारे में जितनी तारीफ करो उतना कम थे। तो ये बेसिकली क्या था, मेवाड़ आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मेवाड़ में आपके जो ये थे, क्या नाम था उनका, उदय सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह वो टाइम पे राजा थे। तो जैसे ही उदय सिंह का देहांत हो गया, ठीक है ना, डेथ हो गया, तो उदय सिंह के बाद कौन आ गया, यहां पे महाराणा प्रताप आ गए। तो ये आपको याद रखना है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये कौन थे, एक तरीके से किंग थे, राजा थे, ठीक है ना। तो ये क्या थे, उन्होंने
मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो थे राजा थे, और किसके बाद आए थे, उदय सिंह के बाद आए थे। ये आपको याद रखना है एक असेंडिंग ऑर्डर के तहत में, कि सबसे पहले उदय सिंह थे यहाँ पे। उदय सिंह के बाद जैसे उनकी डेथ हुई तो उनके बाद जो गद्दी संभाला, किसने संभाला मेवाड़ का गद्दी, महाराणा प्रताप ने संभाला। और ये जो थे ना बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे, यानी कि इतने ब्रेव थे और इतने होशियार थे, और इनकी ऐसा माना जाता है इनकी जो हाइट वगैरह थी काफी मतलब तगड़ी थी इनकी हाइट, मतलब एकदम टॉल थे, एकदम हेल्दी थे, तो बहुत ही ज्यादा मतलब थे। उनके सामने मुगल्स ना बच्चे दिखते थे, आप ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो क्या कहना उनके बारे में, ठीक है। तो इतने महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था कि ये जो मेवाड़ था उसको मैं कैसे यहां पे एक तरीके से ना स्थापित करूं। उनके उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया बहुत सारा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो स्ट्रगल था वो अकबर के साथ बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो टाइम पे अकबर राजा था दिल्ली का, यानी मुगल एम्परर का। तो ये जो था ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने लड़ा था, और उनके आज भी उनके ब्रेवनेस की वजह से, उनके करेज के वजह से, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो था और ये सब चीज की वजह से आज भी उनको जाना जाता है। ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कंपैरेटिवली आपके सिलेबस में, क्योंकि आप अभी छोटे हो, 7वीं में हो, तो ज्यादा नॉलेज नहीं दिया है, ऊपर ऊपर से ही दिया है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि काफी ज्यादा टफ कंपटीशन दिया था अकबर को इन्होंने, महाराणा प्रताप ने। और इनके आज भी हम लोग जब किसी ब्रेव इंसान का नाम लेते हैं हिस्ट्री में से, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और मैं आपको बता दूं जाते जाते, यहां पे आपको एक और चीज बताऊंगा। महाराणा प्रताप के बारे में जैसे बताया, तो एक और यहां पे फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था दोस्तों चांद बीबी, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको जिक्र किया कि इन्होंने भी काफी ज्यादा टफ कंपटीशन अपोजिशन किया था अकबर को। तो चांद बीबी कौन थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मुगल्स ने अहमदनगर पे जब अटैक किया, और आपको मैंने बताया था कि यही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, इसके पहले वाले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि जो आपका विजयनगर किंगडम था, बताया था मैंने, तो विजयनगर किंगडम को 5 टुकड़ों में बांट गया था, जिसमें से एक किंगडम निजाम शाही को मिला था। कौन सा मिला था? अहमदनगर। याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था। देखो हर लेक्चर इसके लिए बोलता हूं कनेक्टेड है, ध्यान लगा के देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहां पर जो अहमदनगर किंगडम था, अहमदनगर जो किंगडम था उसको किसके कंट्रोल में था? निजाम शाही के कंट्रोल में था, बताया था मैंने, ठीक है। तो हुआ ये कि जो मुगल था, जो टाइम पे अकबर जो था, वो क्या पूरे राज को अपने अंडर में करना चाहता था, पूरा कंट्री को करना चाहता था अपने अंडर में। तो उसने अहमदनगर के ऊपर अटैक कर दिया। तो अहमदनगर में के जब अटैक किया वो टाइम पे, तो यहां पे जो मुगल आर्मी थे, ठीक है ना, अहमदनगर का जो किला था, किला मतलब फोर्ट, अहमदनगर का वो टाइम पे जो किला था, क्योंकि देखो यही होता है ना कि अगर हम किसी रीजन के, मतलब वो टाइम पे ऐसा होता था कि अगर वो किसी भी रीजन के किले को ऑक्युपाई कर लिए, मतलब वो एरिया उनका हो गया। जैसे कि अगर मुगल ने शिवाजी महाराज के फोर्ट के कब्जा कर लिया, तो वो फोर्ट उनका हो गया, वो इलाका उनका हो गया। शिवाजी महाराज ने अगर मुगल्स के कुछ फोर्ट कब्जे कर लिए, यानी शिवाजी महाराज का वो इलाका हो गया। तो ऐसे चलता था वो टाइम पे, ठीक है। जैसे आज हम किसी देश के ऊपर हमला करते हैं, तो वो देश मतलब अगर सरेंडर कर देता है तो वो देश हमारा हो गया, हम जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। ऐसा होता है प्रैक्टिकली, उसमें भी बहुत सारे नियम कानून है आज के डेट में, वो अलग बात है, चलो हम बात की बात करेंगे। लेकिन यहां पे ये हुआ कि जैसे अटैक किया, तो यहां पे जो चांद बीबी थी वो कौन थी? यहां पे डॉटर थी किसकी? हुसैन निजाम शाह के, यानी कि जो निजाम शाही किंगडम के जो यहां पे एम्परर थे निजाम शाह, ठीक है ना, हुसैन निजाम शाह, उसकी यहां पे बहुत ज्यादा क्या थी, वो यहां पे बेटी थी, और वो बहुत ज्यादा क्या थी? ब्रेव थी, बहुत ज्यादा निडर थी, ब्रेव थी। और उन्होंने ये फोर्ट को बचाने के लिए, मतलब डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा यहां पे शिद्दत से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फाइट किया था उन्होंने, डिफेंड करने की कोशिश की थी। और वही टाइम पे बट ये हुआ था कि जैसे ही वो लड़ाई लड़ रही थी फोर्ट के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा डिफेंड किया कि हम आसानी से मुगल को ये फोर्ट जीतने नहीं देंगे, हम बहुत अच्छे से लड़ाई करेंगे। तो चांद बीबी का योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन हुआ यह था कि जो इंटरनल होता है ना, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि घर का ही कुछ लोग ऐसे थे, घर के ही मतलब अंदर के जो उनके आर्मी के सरदार जब होते थे, सरदार आपको पता है वो टाइम पे सरदार होते थे, तो इनके जो आर्मी में जो सरदार थे, इन्होंने ही सब मिलके इंटरनल इश्यू की वजह से ये चांद बीबी को यहां पे मार दिया, ठीक है। तो चांद बीबी फाइट कर रही थी, लेकिन ये अंदर के कुछ लोग मिले हुए थे यहां पे इसके साथ, एम्परर के साथ, यानी कि मुगल्स के साथ, और अंदर ही अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से चांद बीबी को सरदार मतलब इनके जो ऑफिसर्स होंगे उन्होंने मिलके मार दिया, ठीक है ना। और जिसके वजह से क्या हुआ कि यहां पे चांद बीबी का क्या हो गया? मर्डर हो गया, जिसकी वजह से मुगल्स ने बड़ी आसानी से ये जो अहमदनगर का जो किला था, अहमदनगर का जो फोर्ट था, उसको बड़ी आसानी से कब्जे में ले लिया, और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो निजाम शाही किंगडम था, पूरा निजाम शाही किंगडम मुगल्स के कंट्रोल में, मुगल्स के अंडर में आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। हमने फाइनली चांद बीबी तक पहुंच गए हम लोग, और 2-3 चीजें बचे हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
औरंगजेब के बारे में डिस्कस करना है, फिर कुछ दुर्गावती, रानी दुर्गावती उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हमारे, जैसे कि रानी दुर्गावती हमारे लिए बहुत ही उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया है, हर एक का एक योगदान रहा है अपने इंडिया के लिए। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट का थोड़ा सा बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और लेक्चर आपके लिए ले लेंगे, लेक्चर नंबर 4 जल्द से जल्द लेके आ जाऊंगा। छोटा सा ही रहेगा, 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन आया मुगल में सबसे पहले, कैसे हुआ, हर चीज सीक्वेंस में मैंने बताया है, ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और आपको ये चीज 100% याद रहेगा। और बिना लर्न किए भी जाओगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आओगे, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।